CA फाउंडेशन क्लास नंबर 6। आज अपने पढ़ेंगे स्टूडेंट खास करके चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसका पहले नोट लिख लेते हैं स्टूडेंट। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो चेंज इन द, आप मुझे सुनिए, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का सर गाइडलाइन क्या कह रहे हैं, लिखिए। एज पर इंड AS, एज पर इंड AS 16 the selected method of depreciation, the selected method of depreciation should be applied consistently from पीरियड टू पीरियड। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है स्टूडेंट, याद हो ना, 10 है। लेकिन अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया है, इंड AS 16। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स में काम आ जाएगा। क्लियर कर पा रहे हो, ये हमारे ट्रू फॉल्स में काम आ जाएगा। यहाँ ध्यान दो। तो एक बार झबर बताना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किसके लिए है, डेप्रिसिएशन के लिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड ना इक्विपमेंट PPE। आप लोग गलती करो, मार्क्स तो कटेगा। लेकिन अभी किस में कन्वर्ट हो गया है, इंड AS है वो, ये AS नहीं है, इंड AS 16 में सब्जेक्ट मैटर अब इंड AS 16 में आ गया है। तो इंड AS 16 क्या कह रहे हैं कि आप अगर जिस मेथड को सिलेक्ट की हो, सिलेक्टेड मेथड मैंने मान लीजिए आपने स्ट्रेट लाइन मेथड सिलेक्ट किया है, तो बोलते हैं यही मेथड अप्लाइड होगा। ये देखिए, कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना होगा। यानी इंड AS हमें 16 चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने कौन सा मेथड सिलेक्ट किया, स्ट्रेट लाइन, तो बोलते हैं वही स्ट्रेट लाइन अप्लाइड होगा ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली। मतलब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े थे कि एक बार जो मेथड हम सिलेक्ट कर लिए वो पीरियड टू पीरियड, मतलब सर ईयर आफ्टर ईयर वही मेथड फॉलो होगा। इसलिए इस लाइन से क्लियर हो रहा है कि इंड AS साफ कह रहा है कि हम मेथड को चेंज नहीं करने देंगे। आप यू शुड बी कंसिस्टेंट रिगार्डिंग योर चॉइस। आपने जो चॉइस किया वही मेथड ईयर आफ्टर ईयर चलेगा। तो ये किस में, पहले था AS 10 में और अभी किस में लिखा हुआ है, इंड AS 16। तो इंड AS 16 में लिखा है वही मेथड फॉलो होगा। तब सवाल उठता है कि सर मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS 16 तो मना कर रहा है। जो सिलेक्टेड मेथड है वो ईयर आफ्टर ईयर आपको कंसिस्टेंटली क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। लेकिन अब सुनिए, चेंज कब हो सकता है वो पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। फिर लिखना है द AS रिक्वायर्ड, द AS मैंने इंड AS 16। ये क्या कह रहे हैं देखो, द AS रिक्वायर्स REQUIRES, the AS required that depreciation applied in an asset should be reviewed REVIEWED। रिव्यूड मतलब आपको हर ईयर क्या करना होगा, देखना होगा। शुड बी रिव्यू एटलीस्ट एट एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। ये देखो, अब नया चीज क्या कह रहा है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इंड AS 16 कह रहे हैं कि आपने जो मेथड अप्लाई कर लिया तो ठीक बात है, लेकिन साथ साथ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि आपने जो डिप्रिसिएशन अप्लाइड किया था एसेट्स के ऊपर, वो आपको हर ईयर क्या करना है, रिव्यू भी करना है। मतलब जब अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, एंड होगा, तो हम रिव्यू करेंगे एटलीस्ट। ये देखो कितनी बार करने बोल रहा है, एटलीस्ट एक साल में क्या होगा, आपको वो देखना है कि वो मेथड मैं रिव्यू करूंगा कि वो सही है ना, क्या है गलत है, वो मेरे लिए अब उचित है कि नहीं है। मान लीजिए एक साल पहले स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा था, लेकिन मुझे लग रहा है ईयर एंड के स्ट्रेट लाइन नहीं करके क्या करते हैं, WDB करते, तो क्या होता, अच्छा होता। तो इसका ना इंड AS 16 क्या कह रहा है, हर ईयर आप क्या करो, रिव्यू करो कि वो मेथड कितना क्या है, जस्टिफाइड है। फिर लिखा है इफ देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट चेंज, AS कह रहा है अगर क्या होता है, इफ देयर इज
देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट चेंज इन डे 16 कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है जबरदस्त चेंज हो गया है इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न, PATTRN, in the expected pattern of consumption of future economic benefits, embodied in the assets, BODIED, in the asset, EMBODID, the method should be changed to reflect the method should be changed to reflect the method should be changed to reflect the changed method, CHANGED, to changed method. Such change should be treated, such, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चेंज शुड बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, change in accounting estimates, a change in accounting estimate and treated accordingly, and TREATED, treated accordingly, and treated accordingly as per Ind AS 8. Ind AS, देखो इस बार क्या लिखा है, 8 है. Ind AS किसका होता है देख लीजिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज, कॉमा, चेंजेज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंजेज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स. बता रहा हूं क्या लिखे. अब देखिए, तब इसका ना स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि हम मेथड अकाउंटिंग साफ कह रहे हैं सर. इंड पहले था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अभी क्या हो गया है, इंड बढ़ा गया. अरे एएस नहीं है, आप लोग तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इंड AS 16 में मैटर कह रहे हैं कि जो मेथड आपने सिलेक्ट किया था वही आपको ईयर आफ्टर ईयर अप्लाइड करना पड़ेगा. यानी आप मेथड क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं करना है. ये होता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. लेकिन आगे लिख रहा है, यही AS कह रहा है, इंड AS 16 कह रहा है कि हर फर्म को, हर ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट साल में कितनी बार, एक बार अपने उस एसेट्स का रिव्यू करना चाहिए. रिव्यू का मतलब होता है जो मेथड मैंने क्या किया था, फॉलो किया था डिप्रिसिएशन के लिए, वो कितना जस्टिफाइड है. अगर आपको लगता है कि आपने जो मेथड फॉलो किया है, देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट चेंज, जबरदस्त क्या हो गया है, चेंज आ गया है कि भाई जिस एसेट्स को मैं यूज कर रहा हूं, मान लो हम लोग पहले सोचे थे कि सर ये मेथड के लिए, इस एसेट्स के लिए ये मेथड सही है, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि मैं जो एसेट्स को यूज करूंगा, सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है किसमें, उस एसेट से आपको जो, हाँ ये देखिए कंजम्पशन, आप उस एसेट से फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट लोगे उसमें क्या हो गया. अगर सिग्निफिकेंट क्या होता है, चेंज आ जाता है एसेट्स में, तब बोलता है क्या, तब आप अपना मेथड चेंज कर देना. यानी आपको लग रहा है कि जिस एसेट्स के लिए मैंने जो मेथड सोचा था, अब उसमें क्या हो गया, चेंज आ गया और सिग्निफिकेंट चेंज आया है, तब आप क्या करना, इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, मैंने आपको लग रहा था जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगी उसमें जबरदस्त चेंज आ गया, तब आप क्या कीजिएगा, बोलता है कि द मेथड शुड बी चेंज, तब आप मेथड को चेंज कर लेना. यानी आप चेंज तब कर सकते हो. क्यों करेंगे सर, चेंज शुड बी. अब आता है ट्रीटेड. अच्छा, ये जो चेंज किए ना, इसको कहा जाता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है. ये देखो, इस चेंज को क्या कहना, ये मैं कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं कर रहा हूं, माना जाएगा आपने अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट को क्या कर दिया, चेंज किया. और अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज जो करते हैं उसका AS क्या है, इंड AS 8 है. इंड AS 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज,
चेंजेज इन अकाउंटिंग यानी डेप्रिसिएशन क्या है, चेंजेज इन एस्टिमेट है। आपने अपने एस्टिमेट को अब बदल दिया है, आपको लग रहा है जिस एसेट्स को मैंने खरीदी थी या अक्वायर्ड किया था या मैंने उस एसेट्स का कंस्ट्रक्शन किया था उससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के पैटर्न में बहुत जबरदस्त क्या हो गया, चेंज आ गया है, चेंज आ गया। तब आप अपने मेथड को, टीचर क्या कह रहे हैं, चेंज कर सकते हो, चेंज कर देना। और बोलता है कि ये जो चेंज करेंगे इसको मैं कहूंगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहना है। तो इसका ना ऐसे तो बोला है चेंज नहीं करना है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। कब, एक बार याद रखना, सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न, मैंने फ्यूचर में हमें जो बेनिफिट मिलेगा उस एसेट से उसमें जबरदस्त चेंज आ गया, तब आप अपने मेथड को चेंज कर देना और इसको कहना चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वर्ड होगा। ये इंड AS 8 के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो इंड AS 16A भी बोला है और साथ में बोला आप चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज होगा पैटर्न में इन पर AS 8। अब AS 8 बोला है कैसे करेंगे, इंड AS 8 बोला है आप जो चेंज करोगे, तो कल मैं बताया था प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है, तो नोट में लिखो, ठीक है। तो नाउ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब आप अपना अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज किए, लेकिन कैसे करेंगे उस वर्क को, मैं अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर किसके हिसाब से करना होगा, इंड AS 8। अब देखो इंड AS 8 क्या कह रहा है, ये इंड AS बोलता है देख भैया चेंज ऐसे करना होगा, सच चेंज इज टू बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली, यानी पहली वार्निंग क्या दी है, समझ में आया। अब आप जो भी चेंज करोगे, सच चेंज शुड बी अप्लाइड APPLIED प्रोस्पेक्टिवली, इसका नाम चेंज कैसे करना स्टूडेंट, प्रोस्पेक्टिवली चेंज होगा। मतलब आपका पुराना ईयर चेंज नहीं होगा, जिस दिन आपने सोचा मेथड बदलना है तो प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। रिट्रोस्पेक्टिव मैंने पुराने ईयर में जो मेथड अप्लाई किया था वही रहेगा, खाली करंट ईयर से क्या होगा, जो नया मेथड बोला है मैं उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो ध्यान रखिएगा ये वर्ड काम आएगा। इंड AS 8 कह रहे हैं जब भी चेंज होगा आप प्रोस्पेक्टिव चेंज करोगे। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है डेट इज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, मैंने जिस दिन आपको लगा था कि मुझे मेथड चेंज कर देना है, चेंज इन एस्टिमेट बाय इंक्लूडिंग इन PL अकाउंट। इसका मतलब झबर क्या हो गया, अब मैंने मेथड अपना अकाउंटिंग हम लोग क्या कर दिए, मेथड चेंज कर दिए। तो चेंज कब से अप्लाई होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, जिस दिन आपने वो एस्टिमेट क्या किया था, चेंज किया था। अब जो नए मेथड से डिप्रिसिएशन आएगा वो क्या होगा, वो PL में आप दिखाना आपसे, पुराने में क्या मेथड था उससे मुझे क्या नहीं है। हाँ ये दो। अच्छा, अगर ये चेंज किसी एसेट से रिलेटेड है, किससे, इफ चेंज रिलेट्स टू एन आइटम ऑफ एसेट्स, अगर ये किससे रिलेटेड है, किसी एसेट्स से क्या है, रिलेटेड है, देन इट शुड बी रिकॉर्डेड, should be recorded by adjusting the carrying amount। बोलता है अगर ये क्या हो गया, चेंज अगर किससे रिलेटेड है, एसेट से, तो एसेट्स का अमाउंट भी क्या होगा, कैरिंग अमाउंट भी क्या होगा। कैरिंग मैंने जो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं क्या, कैरी करते हैं, वो वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसके हिसाब से क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बोलता है आप उस एसेट्स के अमाउंट को भी क्या कर देना, चेंज कर देना। फिर डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, अब डिप्रिसिएशन मैं किस में दिखाऊंगा, जो नया में अमाउंट आएगा, ऑन द एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, ऑन द EXISTING कैरिंग अमाउंट, मतलब जो आप बुक्स में दिखाओगे, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट फ्रॉम द DATE, फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। मान लो मैंने सर वैल्यू अगर एसेट्स का चेंज हो जाता है
तो जो नया वैल्यू आएगा अब उसको कहेंगे नया कैरिंग अमाउंट, वही हो गया कैरिंग मैंने जो बुक्स में उसके ऊपर अब डिप्रिसिएशन क्या होगा, चार्ज करना। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट बहुत काम आएगा। इस साल हम लोग याद रखना स्टूडेंट, तब हम लोग मेथड क्या कर सकते हैं, डिप्रिसिएशन का चेंज होगा। सुनिए, पहले चेंज हमेशा प्रोस्पेक्टिव करना है, मतलब जिस दिन तुम चेंज किए उसके पहले आपका कौन सा मेथड है उससे हमें क्या नहीं है, वो हो गया है। अब नया तब इसका ना प्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे और उसको पीएल में दिखाएंगे। अगर वो आइटम किसी एसेट से क्या है, रिलेटेड है, तो एसेट्स का कैरिंग अमाउंट भी क्या होगा, चेंज हो सकता है। मान एसेट्स का कैरिंग अमाउंट भी क्या होगा, चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए एसेट्स का आप रिवैल्यूएशन कर दिए, एसेट बढ़ गई या क्या हो गई, घट गई, तो आप जो पहले दिखा रहे थे उससे तो वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया या क्या हो गया, कम हो गया एसेट्स का वैल्यू। तो जो नया वैल्यू आएगा उस पर क्या होगा, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। देखो, डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन द एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, जो अब कैरिंग अमाउंट है, अब जो अमाउंट आएगा उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। इफ डिप्रिसिएशन मेथड, अब देखो डिप्रिसिएशन का मेथड ही चेंज हो गया। इफ डिप्रिसिएशन मेथड इज चेंज्ड, माने स्ट्रेट लाइन टू डब्ल्यूडीबी, डब्ल्यूडीबी टू स्ट्रेट लाइन या कोई दूसरा मेथड, देन कैरिंग अमाउंट, एएमटी का मतलब अमाउंट ऑफ द एसेट, ऑन द डेट ऑफ चेंज, ऑन द डेट ऑफ CHANG, ये बहुत काम का लाइन है, ऑन द डेट ऑफ चेंज विल बी डिप्रिसिएटेड, विल बी डेप्रिसिएटेड। उस कैरिंग अमाउंट को आप डिप्रिसिएशन करेंगे अंडर द न्यू मेथड, अंडर द न्यू मेथड। अब न्यू मेथड जो भी आया आपको, न्यू NEW, अंडर द न्यू मेथड ऑन द एग्जिस्टिंग EXISTING, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, WDB ऑफ द एसेट्स। WDB मैंने रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, हम लोग चेंज कर सकते हैं इन डेज। अच्छा, ये जो डिप्रिसिएशन का मेथड बदलता है इसको कहना है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ध्यान रखना, अकाउंटिंग पॉलिसी थी किस में जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, हम चेंज कर देंगे। अच्छा, चेंज प्रोस्पेक्टिव करना, और एसेट्स का जो नया कैरिंग अमाउंट आएगा, जैसे CDBD करते हैं ना एसेट्स में, तो बोलता है एसेट्स का उस दिन जो भी, देखिए हाँ WDB है, अब उस पर आप नया मेथड लगा देना। मान ले एसेट्स मेरा 100 रुपये का था, डिप्रिसिएशन 10-10 करके 2 बार किए तो कितना हुआ, 80 रुपया हो गया 2 साल बाद। अब बोला है इस साल 10% आप WDB मेथड करो, तो 10% किसका करेंगे, अभी भी ये वैल्यू क्या है, बचा हुआ है। तो लिख रहे हैं कि आप जब डिप्रिसिएशन न्यू मेथड में दिखाओगे ऑन द एग्जिस्टिंग WDB, तो WDB कितना बचा हुआ है, 80। अब 80 पे 10% करके डिप्रिसिएशन क्या होगा, आपको चार्ज करते जाना है, यानी ये प्रोस्पेक्टिव हो गया। तो इसमें D नंबर पॉइंट काम का था, अगर मेथड बदलता है तो जो भी एसेट्स का WDB है, ये देख लो, उस WDB पे क्या करेंगे हम, बची हुए जो भी मेथड बोला, अब आपको स्ट्रेट लाइन बोला होगा या क्या बोला होगा, WDB, आप उस तरह से उस बचे हुए वैल्यू पे आपको वर्क करना होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब ये आपको नॉलेज में रखना, ये होता है चेंज स्टूडेंट। तो ये हम लोग इसमें निचोड़ क्या निकाले, अब इसका कंक्लूजन लिख ले, जो लिखा है इंड AS 16 सर ये अलाउड किया, और इंड AS 8 में हम उस हिसाब से मेथड को बदल दिए। तो आपको लिख लेना, एक कंक्लूजन लिखो, ठीक है। तो लिखो प्रोस्पेक्टिव मेथड अप टू द डेट ऑफ चेंज, ये लास्ट लाइन है, फिर हम लोग सम्स करेंगे इसके ऊपर। प्रोस्पेक्टिव मेथड अप टू द डेट ऑफ चेंज, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं कंक्लूजन, ये जो लिखे ना इसका जिस्ट इतना सही था, तो कंक्लूजन लिखो प्रोस्पेक्टिव मेथड, prospective method up to the date of change, up to the date of change, up to the date of change, depreciation is charged under, depreciation is charged under old method,
charge under old method and from the date of change and from the date of change CHANGE and from the date of change depreciation is to be calculated. Depreciation is to be calculated. Depreciation is to be calculated under new method. Under new method. Under new method on the existing WDB. ये देखो निचोड़ आ गया एकदम, यही आपको करना है। ये देखो जो भी उस एसेट्स का उस दिन क्या है WDB बचा हुआ है, अब उस पर आप डेप्रिसिएशन नए मेथड से कर देना, WDB पे करना होगा ऑन द एग्जिस्टिंग WDB ऑफ द एसेट, ऑफ द एसेट। यानी हमारा निचोड़ क्या निकला पंकज शर्मा कि बोल रहा है कि आप जो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं ओल्ड मेथड से वो हो गया, और आज जो उस एसेट्स का क्या बचा हुआ है WDB, आज जो उस एसेट्स का WDB बचा हुआ है, अब उस पे जो भी मेथड बोला है स्ट्रेट लाइन WDB अदर कोई मेथड, अब उस वैल्यू पे क्या करना होगा आपको चार्ज करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से मान लीजिए एक एसेट 100 की है, मान लो एक एसेट 100 की है, मैंने डेप्रिसिएशन किया 10% के रेट से, समझ में आ रहा है WDB, तो कितना बचा 90, फिर अगले साल किया 90 माइनस 9, अरे WDB में 81। अब बोल रहा है एसेट्स यहाँ से 10 ईयर्स चलेगा। अब मान लो एसेट्स की लाइफ यहाँ से 10 ईयर और क्या हो रही है बचेगी, तो इसका मतलब टीचर क्या कह रहा है कि आप रिमेनिंग लाइफ को 10 साल में दिखा दो। तो रिमेनिंग लाइफ को अगर मैं 10 साल में दिखाऊंगा तो ये जो बचा हुआ है ना ये स्ट्रेट लाइन पे करने बोल दिया, पहले WDB, अब क्या बोल रहा है अब स्ट्रेट लाइन में करो, बोलता है 10 साल में। तो इसका ना 81 को मैं क्या कर दूंगा 10 से डिवाइड करूंगा और डिप्रिसिएशन होगा 8 रुपया 10 पैसा करके होगा, जबकि पहले 10 और 9 आता। तो बोलता है जो WDB बचा हुआ है, जो WDB है वो देख लेना सवाल में, और कौन सा न्यू मेथड बोला है। जैसे न्यू मेथड बोल रहा है स्ट्रेट लाइन कितने ईयर तक 10 साल, तो इसको मैं 10 से क्या कर दूंगा डिवाइड करके, यानी किस वैल्यू को करना है आपको WDB को करना है, इसको 10 साल में नहीं, किसको बची हुई वैल्यू पे न्यू मेथड लगा देना। हाँ बची हुई वैल्यू पे, दैट इज उस पे बोल रहा है, यही यहाँ पे लिखे थे हम, यही यहाँ पे लिखे हैं और ये अलाउड है। इसका ना ये किसका बताओ, तो ये जो चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन किसका अपवाद है। तो हम लोग पढ़े थे कि अकाउंटेंसी में आप जो एक बार पॉलिसी क्या करते हो बना लेते हो तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, लेकिन देखो अब हम लोग क्या हो गए कंसिस्टेंट का है, हमने तो अपनी पॉलिसी या हमने अपना एस्टिमेट क्या कर दिया बदल दिया। अच्छा डिप्रिसिएशन बदलने का मेथड जब आप बदल रहे हो तो इसको कहना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नहीं क्या कहना चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, आपने मेरा एस्टिमेट बदला है। लेकिन ये तभी करेंगे जब सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, क्या हो रहा है सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है एसेट्स को लेकर, तब आप ये काम आपको कर देना है। और ये एवरी ईयर बोला आप रिव्यू करो, मैंने इन डे 16 कह रहे हैं कि भैया ये काम क्या करना है साल में एक बार अपनी सारी एसेट्स का आप रिव्यू करोगे और करके देखना अब कौन सा मेथड उचित है जस्टिफाइड है, और अगर सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है तो आपको चेंज को अप्लाई करना पड़ेगा। और चेंज को जब अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहेंगे एज पर इंड AS 8। और एज पर इंड AS 8 क्या कह रहे हैं, जो एसेट्स का बचा हुआ वैल्यू है WDB और रिमेनिंग जो भी न्यू मेथड है आप वहां से अप्लाई कर देना, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो सर हमारे मैथ का क्वेश्चन ध्यान से देखना, जो सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है मैथ का, ये CA मैथ में भी है। प्रॉब्लम नंबर 23 एक लंबा क्वेश्चन दिया, मस्त क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं। तो सर हमारे मैथ का मेरे मैथ का प्रॉब्लम 23 और ये क्वेश्चन कहाँ है CA क्या फाउंडेशन मैथ में भी मिलेगा। मैथ अभी मैं नंबर लिख दूंगा तो आप वहां से भी देखोगे यहाँ से भी, क्योंकि ये चेंज का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, चेंज पे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। अब देखिए स्टूडेंट चेंज के ऊपर निकाल क्वेश्चन, इसमें मैथ में कौन सा है देख। अच्छा चेंज के ऊपर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। चेंज के ऊपर हमारा क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, जो मैं पहला कराऊंगा, ये लंबा क्वेश्चन है। मिस्टर अंशु
साल में एक बार अपनी सारी एसेट्स का आप रिव्यू करोगे और करके देखना अब कौन सा मेथड उचित है, जस्टिफाइड है, और अगर सिग्निफिकेंट चेंज है तो आपको चेंज को अप्लाई करना पड़ेगा। और चेंज को जब अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहेंगे एज पर इंड AS 8। और एज पर इंड AS 8 क्या कह रहे हैं, जो एसेट्स का बचा हुआ वैल्यू है WDV और रिमेनिंग जो भी न्यू मेथड है आप वहां से अप्लाई कर देना। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो सर हमारे मैथ का विषय ध्यान से देखना, जो सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है मैथ का, ये CA मैथ में भी है। प्रॉब्लम नंबर 23 एक लंबा क्वेश्चन दिया, मस्त क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं। तो सर हमारे मैथ का मेरे मैथ का प्रॉब्लम 23 और ये क्वेश्चन कहाँ है, CA क्या फाउंडेशन मैथ में भी मिलेगा। मैथ अभी मैं नंबर लिख दूंगा तो आप वहां से भी देखोगे यहाँ से भी, क्योंकि ये चेंज का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। चेंज पे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। अब देखिए स्टूडेंट चेंज के ऊपर निकाल क्वेश्चन, इसमें मैथ में कौन सा है देख। अच्छा चेंज के ऊपर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। चेंज के ऊपर हमारा क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, जो मैं पहला कराऊंगा। ये लंबा क्वेश्चन है। मिस्टर अंशु कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2011। था बताना अंशु ने कब बिजनेस स्टार्ट किया। 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 व्हेन दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट। अरे सुन, उन लोगों ने प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया 1/1/11 को। दे अडॉप्ट ए पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन 15% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस ओवर द ईयर्स। अच्छा 1/1/11 को हमने मशीन खरीदी, सुन रहे हो, और इन लोगों ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, आप सुने नहीं तो ये लोग मेथड अडॉप्ट किया WDV 15%। फिर 1/1/12 को भी एक मशीन परचेज हुआ है, ये इसमें एग्जाम्पल में 1/1/12 में भी एक मशीन परचेज हुई है 1.5 लाख की। 1/1/15 को भी खरीदा है। तो 11, 12, 13, 14, 15। फिर हाँ अब देखो CA फाउंडेशन मैथ 8 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इधर ध्यान दे। अब ऑन 1/1/15 मजेदार क्वेश्चन देखिए। ऑन 1/1/15 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड। अब इन लोगों ने क्या तय किया, मेथड बदल देंगे। ये देखिए 1/1/15 को मेथड क्या हो गया, 14 के बाद और 15 के शुरुआत में। तो 15 के शुरुआत में ये लोग मेथड अपना बदल दिया है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, ना WDV पे काम नहीं होगा। सुन, किस पे होगा, बोलता है अब स्ट्रेट लाइन करेंगे। तो आप 2011, 12, 13, 14 बन गया। सुनना 4 साल आप WDV पे बना लिए, 5वें साल मन में क्या आया, स्ट्रेट लाइन करेंगे। तो ये हो गया ये वाला टॉपिक जो अभी पढ़े। तो इंड AS 16 इसकी इजाजत दिया है। और आपको कैसे चेंज करना होगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर इंड AS 8 में लिखा हुआ है। तो अब सुनिए भैया क्या हुआ, बोलता है सुनिए अभी मेथड चेंज होगा और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा इस दिन अब देख ये लोग क्या सोचा, ऑन दिस डेट मतलब आज के दिन, मतलब जिस दिन हम चेंज कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या सोचा कि अब जो रिमेनिंग लाइफ होगी एसेट्स की वो 6 साल होगी फॉर ऑल द एसेट्स परचेज बिफोर। सुन मुझे, 1/1/15 के पहले जो भी संपत्ति खरीदी हुई थी, जो भी एसेट्स आप 1/1/15 के पहले खरीदे थे, अब उनका लाइफ 6 ही साल बचा हुआ है। तो हमारा जो WDV आएगा ना 1/1/15 को पुरानी एसेट्स का, उसको कितनी भागों में बांट देंगे, 6 भागों में। तो बोलता है कि अब बची हुई एसेट्स का देखो, तो बची हुई और जो अगर तो 1/1/15 के पहले, लेकिन हमने 1/1/15 को भी एक एसेट्स खरीदा है तो लिखा है ऑन, और जो एसेट्स परचेज की हो 1/1/15 के बाद जिसका नो स्क्रैप वैल्यू है उसका लाइफ 10 साल हो जाएगा, उसका लाइफ 10 साल होगा। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। हाँ तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं ये क्वेश्चन अब अगर स्टार्ट करूँ, ध्यान से सुनना कि मुझे सुनिए आप पहले, मुझे अब मालूम करना है 2015 में डिप्रिसिएशन क्या होगा। तो 2015 में जो पुरानी वाली एसेट्स खरीदी हुई है 1/1/15 के पहले, उनका लाइफ क्या बचा, 6 साल। तो 6 साल के लिए मुझे 1/1/15 का WDV मालूम होना चाहिए ना। तो 1/1/15 का क्या नहीं मालूम है, और दोनों एसेट्स का तो बचा हुआ वैल्यू, तो हमें WDV निकाल लेंगे। और वो सुन अभी WDV निकाल कर उनको 6 भागों से डिवाइड कर देंगे उनका। और नए वाले का लाइफ कितना है, 10 साल। नए वाले आप 1.5 लाख में खरीदे और 1.5 लाख का समझ में आ रहा है, नया वाला जो खरीदा है 1/1/15 को, सॉरी 2 लाख में खरीदे हो, और 2 लाख कितने साल चलेगा, अरे ऊपर लिखा है तो 1/1/15। 1/1/15 के पहले जो खरीदे हो उनका लाइफ 6 साल बचा है, और जो 1/1/15 में खरीदे हैं इसके बाद उनका लाइफ क्या है, तो इसको 10 में डिवाइड करूंगा। तो मुझे बनाने क्या बोला है, आप इस सवाल में ये लोग बनाने तो नहीं बोला है, लेकिन हम पूरे क्वेश्चन को अगर बनाए तो वर्किंग मैं सिखाऊंगा, वर्किंग मैं सिखाएंगे, सर सिखाएंगे। आपने पहली मशीन कब लाई थी, 1/1/11, ये मान लो आपका वर्किंग का दरवाजा है इतना दूर तक। देखिए
मैंने एक मशीन खरीदी, अरे सर को सुनना, हम लोग यही काम करते हैं। कॉस्ट कब है उसका, कॉस्ट कब है वो, एक ना एक ऊपर, अरे 1,111 को खरीदे हो तो 1,111, दूसरे का कॉस्ट, अब दूसरा कब लाए थे, 1,1 ना भैया कहाँ हो, मुझे या तो मुझे बनाने दीजिए आप, तब 1,112। अब देखिए ये लिखे और यहाँ पे मैं कॉलम बनाऊंगा टोटल डिप्रीशिएशन। अब देखिए मुझे, देखिए आप इस साइड से लिखना स्टार्ट किया, नंबर देकर देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने परचेज की या कॉस्ट, तो परचेजेस बताइए, तो 1,111 को जो मशीन खरीदे तो उसका दाम क्या था, ऊपर 7 लाख। अच्छा उस समय ये पिक्चर में था ना, अरे नहीं था, अरे 1,112 आप हाँ चले बी। अब बताइए उस साल उसका आप क्या किए, डिप्रिसिएशन किस मेथड से करते थे, WDB 15%, इसका 15% करेंगे 1,05,000। तो बताइए 2011 में कुल डिप्रिसिएशन क्या हुआ, अरे कुल डिप्रिसिएशन समझता है ना, 1,05,000 इस शेयर का डिप्रिसिएशन। अब बताइए आपके पास 1,112 को क्या बचा, 5,95,000, और अभी तक पिक्चर में ये मशीन क्या नहीं है, अभी आया नहीं है, अभी आया। आप चीज को समझिए, नहीं तो बोलोगे सर नहीं समझे। ये WDB कब का आया, 1,112। अब 12 की शुरुआत में एक लेकर आए कि नहीं लेकर आए, ओ सर फिर क्या लिखो, अरे वर्ड बोलिए ना, परचेज, परचेज में एक ना, यहाँ नहीं आएगा। अब इसका दाम क्या है, 1.5 लाख, एक नया। अब समझे इसका ना, इस साल आपके पास डिप्रिसिएशन लायक कितना संपत्ति है, 2। परचेज के बाद समझ में आ रहा है, ये परचेज की है। अब इसी के ऊपर हम लोग क्या चार्ज करेंगे, समझे नहीं। इस साल का फिर से क्या होगा, पंकज झबर डिप्रिसिएशन नहीं करोगे, 15%, WDB इतना घबरा, इसका 15% करो, इसका भी 15%, इसका 22,500 और इसका 89,250। तो अब रुक जाइए, इन दोनों को ऐड करो, 89,250 और 22,500, 1,11। बच्चे सुनिए, तो ये किस साल का डिप्रिसिएशन हुआ, कुल 2012 का। अरे 2012 का डिप्रिसिएशन हुआ ना रे भाई। तो ये बचा 1,27,500, ये कितना बचा बताइए, 5,05,750, 505,750। सर को सुनिएगा ना, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ये कब का दाम आया जो है, WDB कब का, 1,113। अब जबर बता कि 13 का डिप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा, तो फिर क्या लिखेंगे, लेस डिप्रिसिएशन किस रेट से चलेगा, 15% किसका, इसका भी होगा और इसका भी होगा, करो 15%, 75,860 और इसका 863 और इसका 90,125, 90,19,215, अरे 19 तो 19,120। अब दोनों का इस साल मैंने, मेरा बात सुनिए, 13 में टोटल इतना डिप्रिसिएशन होगा, इन दोनों का ऐड कर देंगे 94, ये इस साल का। अब झबर तुम बता या वर्मा तुम बता, हम लोग कहाँ तक पहुंचे, ABCDEFGH, ये WDB 1,14। हमें चेंज कब करना है, 1,115 को। तो इस साल का भी कहानी होगा, लेस करो 429,887, 18,375। तो अरे अब ये बचा, अब हम लोग का ABCDEFGH में फिर क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन किस ईयर का हुआ। अच्छा आप यहाँ पे चाहो, ये किस ईयर का डिप्रिसिएशन है, 2013 का, ये 13 का था। आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैं इसे खट रहा हूँ। ये डिप्रिसिएशन था 2012 का, ये डिप्रिसिएशन 2011 का था, समझ में आ रहा है। ये डिप्रिसिएशन किस ईयर का हुआ, एट द रेट ऑफ 15%, किस ईयर का हुआ ये, 2014। इसका 15% करो, क्या, हाँ 66, 483, 64,483। अब उसका 15%, 16 टू। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 80,039, 739। अब बताइए यहाँ रुकावट आएगी, IJ क्यों रुकेंगे सर, अब कहानी बनाइए हमारा, सुनिए पहले। अब मैं एक एक पन्ना तक अब पहुंचा, अब बोलिए 3,65,404, 404, 92,
190 ये बचा हुआ मशीन है। अब यहाँ पे बोलता है फ्रॉम 1115 द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया कि मेथड चेंज हो जाएगा, और हम लोग अब ये WDV वाला 15% का कहानी नहीं करेंगे। तो ये अभी बताए हम लोग पढ़े इंड AS 16 बोल्ड है कि जो एसेट्स का WDV आएगा, अब जो भी मेथड चेंज होगा इस वैल्यू पे आप अप्लाई कर देना। तो बोलता है कि जो एसेट्स आप 1/1/15 के पहले खरीदे, तो दोनों एसेट्स हम कब खरीदे? अरे भैया 1/1/15 के पहले है दोनों, इतना सा नहीं समझ पा रहे हो, 1/1/15। तो बोलता है इनका लाइफ 6 साल हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से, अभी स्ट्रेट लाइन हो गया, और कितने साल में खत्म करना है, और इनका कोई स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है बोलता है। तो इसका अब यहाँ पे इसको बंद किए। अब यहाँ पे आप थोड़ा सर को सुनिए, ABCDFIJK थोड़ा देखिए ना। डिप्रिसिएशन फॉर किस ईयर का? 2015। लाइफ कितना बोला है? 6 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ है। तो डिप्रिसिएशन कितना होगा इस मशीन का? 365,404 डिवाइडेड बाई 6, और ये कितना चलेगा? 92,119 डिवाइडेड बाई 6। कोई करे? इसका आ रहा है एकदम सही से ही बोलना, 60,900 तो 901। आप लोग गलती क्यों कर रहे हो भाई? 60,901 और इसका 15, बस कहानी खत्म। तो बस ये चेंज हो गया, यहां से मेथड झबर बदल गया। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी? 6 साल। और बोलता है एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1115 द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट्स इज 6 ईयर। तो इस पे 6 करेंगे ना, इस पे। तो इंड AS बोला है कि जो WDV आएगा, इसी को बोला है कैरिंग अमाउंट। क्या बोला है? एग्जिस्टिंग कैरिंग, मैंने जो बुक्स में दिखाए ये, और उसको 6 से कर दो। और जो नया लाए, लो भैया जो नया, अरे सुन ही नहीं रहे हो, नया जो लाए हो तो एक बार उसका 10 साल है, वो 2 लाख का है, उसका 20,000 होगा। अब हमें क्या बोल रहा है? अब हमें बोला है प्रिपेयर कौन सा अकाउंट से बनाने बोल दिया? मशीनरी अकाउंट बनाने बोल दिया, से प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए ना, अच्छा पूरा मांगा है क्या? प्लांट एंड, अगर मान ले पूरा ईयर का मांगता है झबर, अगर अरे पूरा मतलब 11 से बना, यहाँ से 2 बैंक डिप्रिसिएशन कर ना, पूरा नहीं मांगा हमें 15 का। तो ये वर्किंग हमारे जबरदस्त काम आ गई। 15 को हमारे पास एसेट्स कितना है? 2 बैलेंस BD 1/1/15 वाला। तो देखिए 1/1/15 यहाँ पे आया था। देखिए ये कितना, ये दोनों एसेट्स यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी? अरे ये नहीं समझ में आ रहा है, तुम यहाँ ध्यान देना, ये दोनों एसेट्स यहाँ नहीं आएगा, इधर उधर क्यों ध्यान दे रहे हो? ये तो आएगा तो ऐड करके। तो इसको क्या बताएंगे सर? लिखिए 365,404 प्लस कितना? 92,119। क्या तुम लोग कर रहे हैं यार? ये तो इजी है। 4,57,523। हाँ, इतना लेट करेंगे तो कहाँ से होगा भाई? इजी है, जल्दी जल्दी, ये सब बच्चा है। उसी दिन मैंने एक नया खरीदा भी है, 2 बैंक। बोलिए 2 लाख। अब क्या दिखाना है? बस। अच्छा ये झबर किस मेथड से डिप्रिसिएशन आ रहा है? पुराना ना नया? हाँ, पुराना होता तो इसी वैल्यू पे हम 15% करते हैं। अब इसका लाइफ कितना बचा? हाँ पता, लाइफ 6 ईयर, ये तो डिवाइड कर दिए। तो अब डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 60,901। 60 भैया ध्यान नहीं दे रहे हो, 901 प्लस 15,353। समझ में आ रहा है झबर? और प्लस जो नया लाए 20,000, उसका 20,000। अरे इस एसेट्स का 2 लाख का 10 से डिवाइड, इसका लाइफ 10 साल है साहब। ये अब बोलता है 1/1/15 के जो बात खरीदे वो लाइफ कितनी है? 10 साल। 10 साल, इसका 10, ये सब 6 साल चलेगा। तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये 96,254। और क्या लिख दो? बाई बैलेंस CD कीजिए ना जल्दी जल्दी। अब 5,61,269। तो आपका क्या हुआ? ये इधर का फिगर है, ये वाला। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। अच्छा झबर, ये वर्किंग इसलिए बनाए हैं ना जिससे मुझे मालूम चले कि 1/1/15 को मेरे पास एसेट्स कितने की है। ये दोनों मशीन थी ना, ये वाली और ये वाली, ये इसका दाम आ गया, और इन दोनों का लाइफ बोलता है 6 साल हो गया। तो जो भी WDV बचेगा ना, इसको कितने में डिवाइड कर देना। अगर बोलता है लाइफ 7 साल है, ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कितनी भागों में दिखाएंगे? 6 भागों में, मतलब हर ईयर। अब 60,901 हर ईयर चलेगा 6 साल तक लगातार। और इसका डिप्रिसिएशन कितना होगा? अरे इसका लिखा है तो इसका लाइफ 10 ईयर है, तो इसको चलता जाएगा। 20,000 आया। तो ये क्वेश्चन हमारा देखिए CA मैट में भी था,
सीए मैट फाउंडेशन मैट, मैट का कितना नंबर है? मैट का 8 नंबर था, जबरदस्त क्वेश्चन। और मेरे मैट में कितना में है? 23। और अपना पेज है 218। मेरा पेज क्या था? लिखा नहीं था, 218। तो अपना एक टारगेट अचीव हुआ कि सर चेंज इस तरह का कॉन्सेप्ट है, समझे क्या? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। अब थोड़ा 2 सवाल करवाना है तो मुझे एकदम है, लेकिन ये मैथ का एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे फंस सकता है अगर नहीं करके गए, सब पढ़े नहीं, यहाँ तक तो कर लेगा, आगे कैसे? ये 6 से डिवाइड हो गया। सुनिए ये पहले WDB था। अच्छा, WDB में जो हम लोग सॉल्व कर लिए, अब उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, यानी इसी को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव। माने जो पुराना है उसको ध्यान मत दे, नया मेथड क्या है अब देख के आप आगे बढ़िए। सर इसी सिलसिले का मैंने 24 करा दिया था, अगले दिन 24 मेरे मैथ से हो गया था, इतना मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी। अब मेरे को सुनिए, इसको मैं इरेज करके एक छोटा सा क्वेश्चन पहले और कराऊंगा, मिटाऊंगा इसको। प्रॉब्लम नंबर कॉपी में लिखो, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो। 2 क्वेश्चन कराए फटाफट। अब तो थ्योरी बोल दिया हूं, कर पाओगे अगर सुन लियो उस सर को तो। देखिए एक इजी क्वेश्चन कराऊंगा, मेरे मैथ में है, सीए मैथ में नहीं है कृपया। तो सर ध्यान दीजिए, सर ध्यान दीजिए, हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 26। PRO, हाँ प्रॉब्लम 26 मेरे मैथ का है, पेज 218। डिप्रिसिएशन करा रहा हूं, मैथ का 26 नंबर, पेज है 218। नाउ द लेटेस्ट क्वेश्चन सुनिए। एक कंपनी परचेज मशीन, अरे सुन अब इसमें एक कंपनी परचेज मशीन फॉर ₹60,000 ऑन Jan 1, 2008। इस पे ध्यान दे।
क्वेश्चन कराए फटाफट, अब तो थ्योरी बोल दिया हूँ, कर पाओगे अगर सुन लियो उस सर को तो। देखिए एक इजी क्वेश्चन कराऊंगा, मेरे मैट में है, सीए मैट में नहीं है कृपया। तो सर ध्यान दीजिए, सर ध्यान दीजिए, हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 26 TRO, हाँ प्रॉब्लम 26 मेरे मैट का है, पेज 218, डिप्रिसिएशन करा रहा हूँ मैट का 26 नंबर पेज है 218। नाउ द लेटेस्ट क्वेश्चन सुनिए, एक कंपनी परचेज मशीन, अरे सुन अब इसमें एक कंपनी परचेज मशीन फॉर ₹60,000 ऑन Jan 1, 2008, इस पे ध्यान दे, Jan 1, 2008 को कंपनी 60,000 में मशीन खरीदा है, अरे 2008, एंड फॉलो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 10-15%, ठीक है, डिमिनिशिंग पे चार्ज करेगा। एट द एंड ऑफ 2011, मैंने 11 क्या हो गया, खत्म हो गया, मैंने 8 बन गया, 9 बन गया, 10, 11 के एंड में डायरेक्टर कंपनी का या मैनेजमेंट ने डिसाइड किया टू फॉलो स्ट्रेट लाइन, वो पहले था 15% WDB, अब क्या करेंगे हम, स्ट्रेट लाइन करना है, और एडजस्टिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन द मशीन एट ₹6,000 पर ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीन एंड द नेसेसरी एडजस्टमेंट टू चेंज द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। बोलता है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हम पहले WDB किए 2000 कौन सा, मुझे बोलने दीजिए, 8, 9, 10, 11 जो भी था, हमने क्या किया था WDB, लेकिन 2011 के एंड में कंपनी ने क्या तय किया कि स्ट्रेट लाइन करेंगे 6,000 रुपया, वो भी 2008 से, वो भी कब से, हाँ लाइन देख कितना खतरनाक, बोलता फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो ये तो रिट्रोस्पेक्टिव चेंज है, मतलब आपको 2008 से बोलता है 6,000 कीजिए, लेकिन हम लोग लिखेंगे सर एज पर इंड AS 18, ठीक है। तो नाउ चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन ऑलवेज अप्लाइड ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस, नॉट ऑन क्या, तो ये जो जिसने दिया है टेक्निकल क्वेश्चन क्या है, गलत है, रिट्रोस्पेक्टिव अलाउड नहीं है, कानून मना कर दिया है, वो बोल रहा है कि तुम पूरा उस ईयर को भी चेंज कर दे, लेकिन हम नहीं, और हम ये नोट में लिखेंगे एज पर इंड AS 16 के हिसाब से। अब जब भी चेंज होगा ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव अप्लाइड होगा, और प्रोस्पेक्टिव क्या कहता है, एसेट्स का जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट रहेगा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन होगा, और हमें कितना बोला है, 6,000 करने बोला है स्ट्रेट लाइन में, तो हमें कुछ करना नहीं है, खाली जिस ईयर चेंज करना था हम खाली डिप्रिसिएशन कितना दिखा देंगे, 6,000 दिखा देंगे, पहले जो बीत गया सो बीत गया, तो ये लोग बोला उसको भी चेंज कर, लेकिन जानबूझ के दिया है क्वेश्चन में, आपको तब इंड AS सीखा, ये कहानी वहां पे लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, छोटा सा, आप तो अप्लाई कर दोगे। तो चलिए सर कौन सा अकाउंट, मशीन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, सर हमने खरीदी थी 2008, तो लिखिए 2008 Jan 1, बोलिए टू बैंक अकाउंट 60,000, इधर 2008 दिसंबर 31, वर्ड पे ध्यान दीजिए, बाई डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 15% करो, 60,000 का 15%, 9,000, और बाई बैलेंस CD, तो 60,000 से अपने क्या कर देंगे, 9,000 लेस करेंगे तो 51,000, 51 यहाँ लिखोगे और यहाँ 60, एक साल खत्म, 2009 का जनवरी 1, और वर्डिंग होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखेंगे 51, फिर 2009 दिसंबर 31, और इंग्लिश वर्ड होगा बाई डिप्रिसिएशन, WDB है ना, तो 51,000 का इस बार क्या होगा 15%, 7,650, और बाई बैलेंस CD 43,350, करो हिसाब बराबर, 51 को कहते हैं हिसाब बराबर करना, 43,350 अपना आ गया 2010 Jan 1, टू बैलेंस BD 43,350, अब इधर भी झवर क्या लिखेंगे या बर्मा क्या लिखेंगे, बाई डेप अकाउंट, वही डिप्रिसिएशन 43,350 इंटू 15% बराबर कितना हुआ 6,503, और बाई बैलेंस 847 कर लिए बराबर। अब हमें बताइए
इस साल झबर या बर्मा या साव खतरनाक पोजीशन हो गया। अब बताइए 2011 में कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भैया हम लोग मेथड बदलेंगे और WDB में नहीं करके हम स्ट्रेट लाइन में करेंगे। तो अब जो भी ऐसे ये जो ये वैल्यू बचा है ना, अब इसको झबर किस में करना है, हमें स्ट्रेट लाइन में हमें करना होगा। किस में कर देंगे, स्ट्रेट लाइन में करेंगे। लेकिन ना टीचर ने मजेदार कहानी क्या है कि बोलता है इस ईयर के एंड में फैसला हुआ कि मेथड चेंज हो जाएगा, WDB पे नहीं रहकर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में। अगर एनुअल डेप्रिसिएशन कितना करने बोला है तो हमें तो क्या कर दिया टीचर, बता ही दिया है। तो मैं अब डेप्रिसिएशन इसके ऊपर नहीं करूंगा। मैंने 36,847 का हम 15% करने की जो हमारी आदत थी WDB में नहीं करने का, क्या कर देंगे, क्या करने का, स्ट्रेट लाइन करने का। ओ सर स्ट्रेट लाइन कर दोगे, हाँ 2011 में कितना आ रहा है भैया देख तो अब बाई डेप्रिसिएशन। अरे कुछ समझे, दिसंबर 31। अब इस बार अमाउंट ही क्या किया है, जिसने सवाल दिया है ना वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताया स्ट्रेट लाइन में कितना 6,000 या और बाई बैलेंस CD बन गया। बोलिए 30,847 30,000। 847 ओ सर करो बराबर करो, कीजिए कीजिए 36,847 बस कीजिए ना। CD विधि कहानी खत्म कर ले। मैं अब आगे नहीं बनाऊंगा, मैं आगे नहीं बनाऊंगा भैया। करो स्टूडेंट, नोट डाउन करो। अब हम लोग स्टूडेंट थोड़ा फोकस करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे स्टूडेंट। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप ध्यान से सुनिएगा कि अब हम लोग करेंगे, अरे रुको रुको रुको, हम लोग करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा लिखवा दूंगा ना इजी रहेगा। मिल गया। अब सुनिए स्टूडेंट, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इस तरह से हम लोग कर रहे थे। अब सुनिए, मुझे पहले सुनना होगा। तो सर अब आ रहा है कि अब आ रहा है क्वेश्चन में, हाँ सर अगर एसेट्स की लाइफ को हम रिव्यू कर दे, देखो रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएबल मेथड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, नया टॉपिक्स आ गया। एक हम लोग पढ़े कौन सा, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड हम क्या कर दिए, चेंज करेंगे, प्रोस्पेक्टिव होगा। और जो एसेट्स का WDB आएगा, अब उसके ऊपर जो भी नया मेथड आप फॉलो करोगे, जो पुराना हो चुका सो हो चुका, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम लोग करेंगे स्वयं, जो मैं नई चीज सिखा रहा हूँ आपको वो होता है सर रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ। बता रहा हूँ, मान लीजिए हम लोग किसी एसेट्स का एस्टिमेशन किए थे कि एक एसेट्स 5 साल चलेगी, तो मैंने एस्टिमेशन क्या किया, अरे 5 ईयर एस्टिमेटेड लाइफ है। अब उस लाइफ को हमने क्या कर दिया, रिवीजन कर दिया। रिवीजन मैंने 5 साल मैंने सोचा था एसेट्स की लाइफ है, जैसे ही 2 साल बीता तो बचा कितना साल, 3 साल। डेप्रिसिएशन का और 3 साल है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मैनेजमेंट डिसाइड कि रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट्स शुड बी क्या 6 ईयर, माने वहां से एसेट्स क्या करेगा 6 साल और चलेगा। तो ये चेंज जो हुआ ना, इसको क्या नहीं कहेंगे, ये मेथड में चेंज नहीं हुआ। आप क्या कर दिए, मेथड चेंज नहीं किए। हाँ, रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ का ना वर्ड क्या होगा, रिव्यू एंड रिवीजन कर दिए। यानी आप एसेट्स को रिवीजन करने का मतलब होता है उसकी लाइफ को रिव्यू कर दिए, उसकी लाइफ को आप क्या कर दिया, तो बढ़ा दिए या घटा दिए। तब डेप्रिसिएशन आने वाले ईयर से तो चेंज हो जाएगा। पहले जो कर लिए, लेकिन अब बोल रहा है एसेट्स का लाइफ रिव्यू करो। तो इस टॉपिक का नाम है रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएबल मेथड। अब देखिए क्या, अब इसका हाँ, तो ये नोट को हम थोड़ा सा लिख ले और इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन आपके CA मैट में तो बेसिक नहीं दिया है, एक क्वेश्चन दिया है इस टॉपिक्स पे, लेकिन है टॉपिक्स पे एक ही क्वेश्चन है, लेकिन है भैया। तो सर फटाफट कहानी को खत्म करूंगा, फटाफट सुनिएगा। तो सर पहले नोट को लिखवा दीजिए आप। सर रिव्यू एंड रिवीजन, कोई भी टॉपिक्स आप बांध नहीं दे सकते CA में। रिव्यू एंड रिवीजन, रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ क्या, यूजफुल, ये लाइफ को थोड़ा ठीक से लिख दे रहा हूं। अब यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएबल मेथड।
तो इसमें करना क्या पड़ेगा, रिव्यू एंड रिवीजन, मतलब आप समझ रहे हो किसको, यूजफुल लाइफ जो एसेट्स की हमने सोची थी उसमें क्या हो गया, चेंज आ गया। तो देखिए इन डेज पहले 10 था, अभी क्या हो गया 16। रिक्वायर्स दैट, रिक्वायर्स मैंने हमें कह रहा है, क्या कह रहा है, रिक्वायर्स दैट फॉर द रेजिडुअल वैल्यू, residual value, for the residual value and useful life of an assets and useful life of an asset, useful life of an asset should be reviewed, should be REVIEWED, should be reviewed at least at the end of each financial year। वही लाइन जो आगे लिखे थे, इसका मतलब सर इन डेज 16 रिक्वायर्स दैट द, सुनिए ना, रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, जब एसेट्स की यूजफुल लाइफ खत्म होती है उसको बेचने पे जो पैसा मिलता है जिसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, तो बोलता है स्क्रैप वैल्यू भी आपका चेंज हो सकता है। मान लीजिए हमने किसी एसेट्स का सोचा था 10 साल बाद जब बेचेंगे तो इसका स्क्रैप वैल्यू 1 लाख होगा, लेकिन स्क्रैप वैल्यू बाद में क्या हो गया 1.5 लाख हो गया। तो बोलता है आपको स्क्रैप वैल्यू को भी हर ईयर क्या करना है, रिव्यू करना है कि हमने जो सोचा था कि एस्टिमेटेड वैल्यू सेल के बाद इतना मिलेगा वो मिलेगा, या उसको भी रिव्यू करना है। साथ साथ क्या, यूजफुल लाइफ, तुम पहले 10 साल सोचे थे, अब तेरे को लग रहा है कि ना मैंने 10 गलत सोचा है, 2-3 साल बाद ये तो 12 साल चलेगा, हो सकता है। तो इसका ना दोनों चीज को रिव्यू करने बोल रहा है। कौन सा, जो बेचने पे पैसा मिलता है वो भी चेंज हो सकता है, या फिर लाइफ भी चेंज हो सकती है। ऑफ एन एसेट शुड बी रिव्यूड, माने इंडियस कहता है कि आप उसको रिव्यू करना, एटलीस्ट कितनी बार करना है, हाँ रोज नहीं करना है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में करना है। अब फिर मान लीजिए अगर चेंज हो गया तो सर उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। तो लिखिए इफ इट डिफर्स फ्रॉम प्रीवियस, अगर आप देखो इफ इट डिफर्स फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट, आप समझे, आपने जो प्रीवियस सोचा था आपसे उसका नया वाला क्या हो गया, एस्टिमेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। इट इट डिफर मतलब झबर, आपने जो पहले लाइफ सोची थी, पहले जो स्क्रैप वैल्यू सोचा था वो क्या हो गया, चेंज हो गया प्रीवियस से। द चेंज शुड बी, अब देखो उस चेंज को तब रिकॉर्ड करना होगा, बोल रहा है द चेंज क्या करोगे, शुड बी, बुक्स में क्या कर देना, अकाउंटेड फॉर, माने उसके लिए हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे, अकाउंटेड फॉर एज ए, ये जो चेंज हुआ ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं है, एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इसको नाम क्या देंगे हम, ये चेंज इन क्या हुआ, अकाउंटिंग क्या हो रहा है, एस्टिमेट। इसका ना खबर क्या हुआ, हमने अपना अकाउंटिंग एस्टिमेट जो पहले किया था वो एस्टिमेट मेरा क्या हो गया, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू क्या मिलेगा, ये तो एक एस्टिमेशन था, लाइफ कितना है वो भी तो आपको मानना होगा कि आपने क्या कर दिया, अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज कर दिया इन अकॉर्डेंस विद द, किसके मुताबिक, विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किसके अनुसार, विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने चेंज कर दिया। तो फिर वेदर देयर इज अ रिवीजन, अब आता है सर जहां रिवीजन होगा मैं विद्यार्थी क्या करेगा, वेनेबर THERE there is a revision in the estimated useful life of the asset the unamortized, मैं समझा दूंगा, द अनअमोर्टाइज्ड माने बचा हुआ, जो बचा हुआ वैल्यू है, डिप्रिसिएबल अमाउंट, शुड बी चार्ज्ड ओवर, शुड बी CHARG, चार्ज्ड ओवर the revised remaining estimate estimated useful life of the asset,
लाइफ ऑफ द एसेट। अब देखिए थोड़ा मीनिंग समझा दूं तो एक हम लोग पढ़े सर चेंज इन क्या मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। थोड़ा सुनिए वर्मा, दो अलग अलग टॉपिक्स थी। चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इंड AS 16 बोलता है कि जब आप एक मेथड पसंद कर ले तो स्ट्रेट लाइन WDB, तो वही मेथड ईयर आफ्टर ईयर आपको ना फॉलो करना पड़ता है। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ चेंज एक अलग चीज है। इसमें आप क्या किए, इसमें आप एसेट्स की लाइफ बदल रहे हो, इसमें मेथड चेंज नहीं हो रहा है। तो बोलता है अगर आप मेथड में चेंज करते हो तो वो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और जो मेथड आपने सिलेक्ट किया था वही मेथड कंसिस्टेंटली पीरियड टू पीरियड, मतलब क्या ईयर आफ्टर ईयर वही मेथड चलेगा। तो आप मेथड नहीं बदल सकते। लेकिन उसके बाद हमने तुरंत पढ़ा कि इंड AS 16 ये भी बोल रहा है कि आप एसेट्स की क्या करोगे, ईयर के एंड में आपको एसेट्स को एक बार रिव्यू करना पड़ता है। एटलीस्ट कितनी बार, फाइनेंशियल ईयर में एक बार रिव्यू करना। और उसमें कोई आप देखते हो बहुत जबरदस्त मेटेरियल सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है, आपको लग रहा है एसेट्स का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में क्या होगा, उससे फर्क पड़ेगा जबरदस्त, तब आप क्या करना, द मेथड शुड बी चेंज, तब आप मेथड को चेंज कर लेना। तब आप, तो ये था कौन सा, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। और चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन जब आप करोगे तो माना जाता है आपने अपनी अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज कर लिया। वो टॉपिक था चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन टू WDB टू स्ट्रेट लाइन, या दूसरे मेथड पे गए। यानी मेथड जब डाइवर्ट होता है तब वो क्या हो जाता है, चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है। और इसमें क्या रहा है, मैं एसेट्स की लाइफ चेंज कर रहा हूं। लाइफ क्या हो गया, पहले 8 साल सोचे थे अब 10 साल हो गया। मैंने सोचा था स्क्रैप वैल्यू 2 लाख मिलेगा, अब मुझे लग रहा है ना स्क्रैप वैल्यू तो 50,000 ही मिलेगा कुछ दिनों बाद। तो अगर स्क्रैप वैल्यू में चेंज आएगा और एसेट्स के लाइफ में चेंज आएगा तब आपको क्या करना है, वही चीज लिखा है कि आपका रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ एसेट्स का चेंज हो ही सकता है। अगर चेंज होगा तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना और माना जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आपका बदल गया। आपने सोचा था स्क्रैप वैल्यू 20,000 मिलेगा, आप बोलता है ना 40,000 मिलेगा। आपने सोचा था लाइफ 5 ईयर है ना, अब क्या कह रहे हो, लाइफ मैंने बदल गई, कम बेसी हो सकती है। फिर बोलता है अगर ऐसा होता है व्हेनेवर देयर इज ए रिवीजन, आपने एसेट्स के यूजफुल लाइफ को रिवाइज कर दिया, अब द एसेट्स का लाइफ क्या कर दिए, रिव्यू कर दिए, बढ़ा घटा दोनों हो सकता है, तब क्या होगा, द अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिसिएशन, मतलब जो अमाउंट अभी भी एसेट्स का क्या है, बचा हुआ है। अनअमोर्टाइज्ड मतलब जो अभी खत्म नहीं हुआ है, जो पोर्शन एसेट्स का बचा हुआ है वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से आप उसको डिवाइड करके उसका डेप्रिसिएशन दिखा देना। मतलब समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक एसेट्स मैंने 10,000 में खरीदी, 10 ईयर चलेगी, कितने ईयर, तो पहले साल का डिप्रिसिएशन 1000 हुआ, किस ईयर का, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन। फिर कितना हुआ, 1000 हुआ, कितना, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन ना सेकेंड ईयर। तो अभी तक मेरा एसेट्स क्या बचा, 8,000। अब यहां से कह रहा है कि रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर ही है। लो सर, रिमेनिंग लाइफ 5 हो गया। मैं तो इस बार भी सोचा था 10 साल के हिसाब से 1000 दिखाऊंगा, लेकिन ना, अब बोलता है कि थर्ड ईयर के बिगिनिंग में आपने सोचा है एसेट्स की लाइफ 5 ही साल बची है, तो इस वैल्यू को जो बचा हुआ यही होता है क्या, अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट, अभी भी कितना बाकी है, उसको रिमेनिंग लाइफ से क्या कर दो, 8,000 डिवाइडेड 5 कर दूंगा। तो डिप्रिसिएशन जो भी आएगा, अरे जो भी आएगा आप सोचो ना, वो अमाउंट डिप्रिसिएशन में दिखाना है। तो इसको क्या कहेंगे, चेंज इन, ये भी एक तरह का अकाउंटिंग एस्टिमेट है, और इसको जो अप्लाई करो एज पर इंड AS 8 के हिसाब, मैंने इसको कहा जाता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं है, आपने अपना एस्टिमेट क्या कर दिया, बदल दिया है। तो सर इसके ऊपर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का क्वेश्चन आपके मैथ में तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत टाइप का। आप लोगों के मैथ में स्टूडेंट CA मैथ में क्या किया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ ही है, और सर करा रहे हैं। सर के मैथ में 3 क्वेश्चन है करीब करीब। तो सर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 28 लिखो। अब मैं मिटा दे रहा हूँ, ये लिखवा दिया नोट। अच्छा, हम लोग का डिप्रिसिएशन पहले मालूम था AS 6 में था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अब हट गया है। डिप्रिसिएशन को किस में मर्ज कर दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज अकाउंट 10, और अभी जो नया इंड AS आया है उसमें कितना है, इंड AS 16 है। चलिए अब स्टार्ट करें प्रॉब्लम 28। इस टॉपिक पे क्वेश्चन सर करा दीजिए। देखिए, ए मशीन कॉस्टिंग, फटाफट सुनिए, 6 लाख इज टू बी डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन। एक कंपनी ने सोचा 6 लाख की मशीन है, मैं स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन करूंगा, और लाइफ सोचा है 10 इयर्स वर्किंग लाइफ, एंड नील
मैं मिटा दे रहा हूँ, ये लिखवा दिया नोट। अच्छा, हम लोग का डिप्रिसिएशन पहले मालूम था AS 6 में था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अब हट गया है। डिप्रिसिएशन को किस में मर्ज कर दिया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज 10 और अभी जो नया इंड AS आया है उसमें कितना है? इंड AS 16 है। चलिए अभी स्टार्ट करें प्रॉब्लम 28। इस टॉपिक पे क्वेश्चन सर करा दीजिए। देखिए, ए मशीन कॉस्टिंग, फटाफट सुनिए, 6 लाख इज टू बी डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन। एक कंपनी ने सोचा 6 लाख की मशीन है, मैं स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन करूंगा, और लाइफ सोचा है 10 ईयर्स वर्किंग लाइफ एंड नील, अरे सुन, नील रेजिडुअल वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन होगा 6 लाख भागा 10, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 60,000। द एस्टिमेट ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर, लो 3 साल बदलने के बाद, मैंने आफ्टर 3rd ईयर, मैंने 3 साल बीतने के बाद मैनेजमेंट ने सोचा कि ना अब इसका लाइफ 5 ईयर ही होगा। कितना होगा? 5 ईयर होगा। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर, तो हम लोग 4th ईयर का डेप्रिसिएशन खाली कैलकुलेट करना है। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग पहले एसेट्स का लाइफ क्या सोचे थे, लिखो। कॉस्ट क्या है एसेट्स का? कॉस्ट ऑफ एसेट कितना बोला है? 6 लाख। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू बेचने पे क्या मिलेगा? नील है, नील। और उस समय एस्टिमेटेड लाइफ क्या थी? ये तो मैं लंबा चौड़ा बनवा दे रहा हूं, इतना कौन लिखेगा? तो एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ। अरे ये भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? 6 लाख माइनस नील, लाइफ 10, कितना डेप्रिसिएशन हुआ? 60,000। अच्छा, टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए तब? फॉर कितना ईयर खबर? 3 क्यों लिए सर? 2 लीजिए ना, बोला एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। ओ, तब 3 साल तक का डेप्रिसिएशन दिखा लिया था ये लोग। तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर हो गया 60,000 इंटू 3, 180। WDB एट द, क्या आया बोलिए? बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर। अभी भी जबर डाउट 6 लाख माइनस 180, यही तो 4 20। और यहाँ अब लाइफ क्या हो गया? ABCDEFG, रिमेनिंग लाइफ कितना कर दिया आप लोग? रिमेनिंग लाइफ होगा, बोलते हैं कि यूजफुल लाइफ द 3rd ईयर कंप्लीट होगा, रीअसेस 5 ईयर्स। कितना ईयर्स? तो ABCDEFGH, तो डेप्रिसिएशन फॉर किस ईयर का? 3rd ईयर हो गया था, 4th ईयर एंड ऑनवर्ड्स। तो 4,20,000 भागा क्या? 5, जो बचा हुआ है। देख, अनअमोर्टाइज डेप्रिसिएबल अमाउंट, ये हुआ रूल्स के। अनअमोर्टाइज मैंने क्या? जो अभी डेप्रिसिएशन जिस पे नहीं हुआ, और उसका लाइफ कितना सोच रहा हूं मैं, अब 5 ही साल चलेगा, तो कितना? तो देखिए, डेप्रिसिएशन जहां 1st, 2nd और 3rd ईयर का 60,000 करके हुआ, अब से 84 होगा। और 4th ईयर में बाई डेप्रिसिएशन आप 84 दिखाओगे, बाई डेप्रिसिएशन आप 84 दिखाओगे। एग्जैक्ट टाइम ठीक है। ये कितना नंबर कराए? 28 में कराए तो अच्छा। 28 के बाद सर को ज़्यादा सुनना है ना, थोड़ा सा आप लोग सर को सुनोगे तो बेनिफिट में रहेगा। एक क्वेश्चन 29 क्लास है। चलिए एक सुनिए, होमवर्क में लिखो प्रॉब्लम 30। ये सब मेरे को पूछ रहा है तो मैं मानूंगा आप CA लायक छात्र नहीं हो भैया, कैसे पढ़ाएंगे? तब सब यहाँ पे कराऊंगा इतना क्वेश्चन। लिखिए होमवर्क 30 बनेगा, बाया दाया जैसा खुद खोज के करना सर, वो मैं नहीं जानता हूँ तेरा क्यों नहीं बना, ठीक है। अब मैं एक फटाफट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ किसका, 29 चेंज के ऊपर, इसको इरेज होमवर्क दे दिया। अभी टारगेट लिख लेना आज कौन कौन सा किया। 28 हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। हो गया। अब देखिए सर फटाफट कर रहे हैं। 29 मुझे 10 मिनट के भीतर एक क्वेश्चन खत्म कर देना है। पेज आप लिख लेना सर का CA मैट का प्रॉब्लम नंबर 29 करेंगे। पेज अगर आपको चाहिए तो 219 है। सुनिए,
एक्स लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑन 1/4/14, यहाँ झबर 1/4/14 को। चलिए सर एक तो स्ट्रेट लाइन बनाइए ना, क्या बनाए झबर, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे। मैंने 1/4/14 को एक प्लांट खरीदा है 10 लाख में, 1/4/14 कितने में खरीदे, 10 लाख। सर खाली सर 2 लाख इंस्टॉलेशन, ओ सर 2 लाख क्या लगा, अरे बोल, इंस्टॉलेशन तो उसी में ऐड हो जाएगा ना भाई। और सेड प्लांट का लाइफ है 12 ईयर, लाइफ हमने क्या सोचा, अरे 12 ईयर चलेगा ये संपत्ति। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट, इसका रेजिडुअल वैल्यू बेचने पे क्या मिलेगा, रेजिडुअल वैल्यू, समझे क्या, बेचने पे क्या प्राप्त होगा। तो टीचर लिखा है इसको बेचोगे कब, जब 12 साल बाद, तो क्या होगा 3 लाख मिलने की संभावना है। फिर लिखा है डिप्रिसिएशन 10% चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, और डिप्रिसिएशन कितना होगा, अब खाली सर को देखना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, अच्छा फिर 10% हुआ। फिर हमारा क्वेश्चन सुनेगा, आप सर को सुनेगा खाली कि डिप्रिसिएशन कहाँ चला गया, हाँ डिप्रिसिएशन 10% चार्ज, हाउ एवर ड्यूरिंग 16-17, ओ सर यहाँ पे 31 मार्च झवर क्या होगा, 15 आ गया, 15 आ गया तो ईयर क्या हो गया, बोल, खत्म हो गया, नया ईयर क्या हो गया 1/4/15 से। ये सब कहानी कब सीखोगे भैया, 31/3/16 मेरा है कि यहाँ ईयर खत्म हो गया, फिर यहाँ पे 1/4/16 स्टार्ट हो गया, और ये ईयर कब तक चलेगा सर, 1/4/16 ड्यूरिंग 16-17। अच्छा अब सुनिए कहानी में ट्विस्ट आ गया सर, सुनिएगा। हाउएवर ड्यूरिंग 16-17, तो 16-17 टीचर इस ईयर की बात कर रहे हैं ना झबर, अरे इस ईयर की कुछ कहानी कह रहे हैं। ड्यूरिंग 2016-17 द कंपनी रीएस्टिमेटेड इट्स रेजिडुअल वैल्यू टू बी, ओ सर जिस एसेट्स का हम लोग झबर रेजिडुअल वैल्यू बेचने पे क्या सोचे थे कि हमें 3 लाख मिलेगा ना, टीचर कहता है कि उसका हमने रिव्यू किया है तो अब मालूम चल रहा है हमें 2.5 लाख ही बेचने पे मिलेगा। हाउएवर ड्यूरिंग 16-17 द कंपनी रीएस्टिमेटेड, बोलता है इसका 2.5 लाख मिलेगा। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर एक्स लिमिटेड फॉर द पीरियड 14-15, 15-16, 16-17। आपको क्या बनाने बोला है, प्लांट अकाउंट बना दो सर। तो कल झबर स्टार्ट कर दे, बच्चा वाला तो सवाल अभी तक तो लगा है प्लांट अकाउंट, लेकिन इसमें क्या बदल दिया है झबर ये लोग का, स्क्रैप वैल्यू बदल गया है। फटाफट सर 1/4/14 टू बैंक अकाउंट कितना लगा, 10 लाख लिखो एक बार ऐसे, फिर टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन का कितना 2 लाख, उधर क्या लिखेंगे 31/3/15 बाई डिप्रिसिएशन। अब सुनिए डिप्रिसिएशन स्टूडेंट होगा, मेरे को सुन, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स 12 लाख, झबर एसेट्स का कॉस्ट कितना है 12 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू, अरे बोलोगे नहीं क्या, और भाई इस फॉर्मूला को लगाएंगे हम। जब भी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू और उसका क्या करता है, हाँ लाइव दे देगा तो ऐसे करेंगे, कितना आया, हाँ कितना, इस फॉर्मूला पे बनेगा। चल सर बाई बैलेंस सीडी, हमारा एक ईयर क्या हो गया खत्म, 11 लाख, हाँ लिखो 11/25 सर 1/4/15 टू बैलेंस, झबर क्या टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी सर 31/3/16 बाई डेप, डेप समझता है ना, कितना आएगा, स्ट्रेट लाइन है तो 75 ही आएगा स्ट्रेट लाइन में, बाई बैलेंस सीडी कितना हुआ 10,50,000, 10/50, 10/50 11/25 वही तो। अब थोड़ा सा वर्मा कहाँ पहुंचे, खतरनाक वाला साल आ गया, हाँ अब बताइए 1/4/16, यानी जो एसेट्स स्टूडेंट हमारे लिए 12 की थी अभी वो 10/50 की हो गई। लो सर ड्यूरिंग 16-17 रेजिडुअल वैल्यू बदल गया है,
रेजिडुअल वैल्यू बदल गया है, बोलता है रेजिडुअल वैल्यू कितना होगा, 2.5 लाख होगा। और क्या लिखा हुआ था, रेजिडुअल वैल्यू 2.5 लाख हो जाएगा। अब बताइए 2.5 लाख होगा तो हम डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें सर, बोलिए। 10,50,000। हाँ, अब हम लोग का देखो क्या बोला, इंड AS 16 में क्या लिखा हुआ है झबर, कि अगर आपका रेजिडुअल वैल्यू बदल रहा, घबरा मत, अभी एसेट्स का अभी भी कितना डिप्रिसिएशन दिखाना बाकी है, 10.5। अब मैं 10.5 पे कैलकुलेट करूंगा और मैं मानूंगा अब वो संपत्ति 10.5 का, उसको बेचने पे क्या मिलेगा, उसको बेचने पे 2.5 लाख मिलेगा, उसको बेचने पे 2.5 लाख, अब इसको बेचने पे नहीं, किसको। तब यहाँ पे जब डिप्रिसिएशन आएगा, थोड़ा यह समझना है, गलती कर दोगे या तो मुझे लग रहा है बाई, क्या कितना होगा मालूम है, 10 लाख बाई, अब हाँ स्क्रैप वैल्यू 2.5, हाँ 10 क्यों झबर, 10 क्यों सर, 10 क्यों होगा, हाँ 2 साल बीत गया, कितना आया, ए देख कितना आसान है सर, बाई बैलेंस CD 970, कहानी खत्म। 10,50,000 लिखो इसको, यही तो, ये एसेट्स का दाम अब 10,50 है और बेचने पे कितना मिलेगा, 2.5 लाख, यहाँ तक समझ गए। बस। और लाइफ कितना साल बीत गया है, 2 साल। तभी रिमेनिंग लाइफ कितना है, तो लाइफ भी चेंज कर देंगे। लाइफ तो तब अब इसको 12 से कैसे, हमको तो नहीं बोला है, तो इसका हमें तो लाइफ बदलने नहीं बोला है, इसका ना 12 में 2 साल तो बीत ही गया है, तो रिमेनिंग हमें खाली इस बार बताया, दोनों फैक्टर चेंज हुआ ना, एक फैक्टर चेंज हुआ है, एक फैक्टर ना लाइफ तो 12 साल था, तो हम लोग, हाँ तो हम लोग इसको, अब बचे हुए को मैं 12 में नहीं करूंगा, तो फिर 14 साल हो जाएगा, तो बचा हुआ लाइफ कितना होगा, हाँ सर, 10 होगा, तो बचा हुआ लाइफ 10 हो गया, उसको 10 से डिवाइड करोगे, इसीलिए तो मैं एक होमवर्क में डाल दिया हूँ, कितना नंबर, 30 नंबर। ओ रिवैल्यूएशन रिजर्व है लग रहा है, देखिए, हाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व है, अलग चीज़ है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को होमवर्क में उधर का तुम लोग जो बन सके बनाना, हम लोग का नेक्स्ट क्लास का जो टारगेट होगा पहले समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तुम लोगों को प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, या नेक्स्ट क्लास CA मैट करा दूंगा, कहानी खत्म। अब प्रोविजन मेथड का हम लोग प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं बनाया है ना, प्रोविजन एसेट डिस्पोजल किया हूँ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इंड AS 16 है, चलिए अभी स्टार्ट करें प्रॉब्लम 28।